पहला एपिसोड सुनने बैठे थे तो मेरा एक दोस्त था मेरे साथ, वो भी बैठा था, आईपीएस है, तो वो पुलिस वाला ही है वो। तो कहानी ख़त्म होने के बाद मैं उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराया, बोला कि पुलिसिया पॉइंट ऑफ व्यू से कि मज़ेदार कहानी है ये। उनमें भी रिश्ते आ गए हैं, बीवी आ गई है, साला आ गया है। कि अच्छा ये तो मैंने देखा मेरे पड़ोस वाले भी ऐसे बात करते हैं। अच्छा मुझे एक बार बेल लेने जाना पड़ा था किस कोर्ट मामले में सर? वो भी बहुत पहले गांव में, गोपालगंज। क्या हुआ तो था? ऐसे ही किसी ने कोई पुलिस अधिकारी ने गांव के 7 लोगों पे केस कर दिया था। अच्छा। रैंडम नाम किसी से पूछ के, तो मैं था भी नहीं, मेरा भी नाम डाल दिए थे, और एक 80 साल के हमारे गांव के वृद्ध व्यक्ति का भी नाम था, मुखिया जी। तो वो अंदर गए, बोले कि वो जब नाम ये होगा तो जी हुजूर बोलना है। अच्छा। सबको हमारा वकील सिखाए थे। मैं बोला नहीं, मैं तो यस सर बोलूँगा। बोले बदतमीज आदमी, तुम्हारा बेल कैंसिल हो जाएगा। जी हुजूर। साल पहले किसी ने पंजाब में कोई बिना बात का एक्यूजेटरी केस कर दिया, अखबार में मेरा नाम छप गया। हाँ, मुझे एंटिसिपेटरी बेल लेके कैलिफोर्निया जाना। हाउ रैंडम। ओह माय गॉड। नहीं, जीवन जैसा होना था वैसा ही होना था, तो और कोई रिग्रेट नहीं, वो सब सही था। जो गलतियां हुई वो होना ही था, उनको अभी आप जाके ठीक नहीं कर सकते। तो इससे बेहतर है कि उसको स्वीकार लीजिए कि वही सही था, वैसा ही होना था, आगे बढ़िए। फलता से डील करने और क्या चैलेंजेस आते हैं? हाँ, क्योंकि उस पर किताब नहीं लिखती है। हाउ टू हैंडल सक्सेस पे कोई बुक नहीं है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। हाउ टू हैंडल फेलियर आप टाइप कर लो, आपके पोर्टल पे ही 2000 लेख मिल जाएंगे, लेकिन हाउ टू हैंडल सक्सेस इस पे कोई नहीं लिखता। एक कलाकार और वकील में काफ़ी समानता होती है। एक कहानियों की तलाश में होता है, दूसरा केसेस के। दोनों के सामने रोज़ नई नई कहानियाँ आती रहती हैं। एक अपने क्लाइंट को न्याय दिलाने के चक्कर में होता है, तो दूसरा चाहता है कि मेरे कैरेक्टर को न्याय पड़े। मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरे साथ हैं क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4 के कलाकार। आइए जानते हैं इनकी कास्ट से कि इस बार का मामला क्या है और क्या क्या पेचीदगी फंसी है, माधव मिश्रा ने उन पेचीदगियों को कैसे सुलझाया है। तो सबसे पहले पंकज सर, आपसे जानना चाहूँगा, केसेस तो बहुत आते होंगे, ऐसे में सीजन 4 के लिए सबसे बेस्ट केस क्या होगा? ये माथापच्ची करना बहुत मेरे ख्याल से सही केस क्या होगा वो तो निर्माताओं का काम है, बट एज एन एक्टर आप भी देखते होंगे क्या सही रहेगा, माधव के कैरेक्टर के हिसाब से क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, तो क्या चीज़ें डिस्कशन हुई आपसे? हमारे लिए कहानी इंटरेस्टिंग है तो केस भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो मैं जब पहली बार सुना पहला एपिसोड तो मुझे बहुत मज़ेदार लगा। वो हम पहला एपिसोड सुनने बैठे थे तो मेरा एक दोस्त था मेरे साथ, वो भी बैठा था, आईपीएस है, तो वो पुलिस वाला ही है वो। तो कहानी ख़त्म होने के बाद मैं उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराया, बोला कि पुलिसिया पॉइंट ऑफ व्यू से कि मज़ेदार कहानी है ये। मैं बोला मुझे भी लग रहा है। तो अगर कहानी इंटरेस्टिंग है तो फिर केस इंटरेस्टिंग बनेगी ही उस पर। तो मुझे बहुत पसंद आई ये वाला इस सीज़न की कहानी। जी, ये सवाल मेरा आप सबसे रहेगा। क्रिमिनल जस्टिस का हर सीज़न का एक पहलू रहा है कि जहाँ थोड़े से कॉम्प्लेक्स केसेस रहे हैं वहीं रिश्तों में भी कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई गई है। हर सीज़न में एक रिश्तों की, एक अलग तरह के रिश्तों की एक कॉम्प्लेक्सिटी, एक कहें पेचीदगी दिखाई गई है। ऐसे में जब एज ए एक्टर आप लोग भी देखते हैं, कहा जाता है कि हर एक्टर अपने कैरेक्टर से कुछ ना कुछ सीखता है। तो जब आपने अलग अलग सीज़न में 2 सीज़न आप भी प्ले कर चुकी है, सुरवीन आपका भी कैरेक्टर काफ़ी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, काफ़ी लेयर दिखता है, तो ऐसे में क्या चीज़ें ऐसी रही कि रिश्तों के बारे में सीखा जाना या फिर इससे टेक आउट? ये तो सीज़न रिश्तों पे ही बेस्ड है। और माधव मिश्रा के जीवन में भी रिश्ते आ गए हैं, बीवी आ गई है, साला आ गया है, तो वो बैलेंस करता है पत्नी से, उन दोनों के अपने अलग ये है। हालांकि इस बार रत्ना और मेरे ट्रैक थोड़े कम हैं शायद, हाँ पिछले में ज़्यादा थे, तो बाकी तो इनका परिवार है। हाँ, मैं देखते रहता हूँ, लेखा जब आती है ऑफिस में तो हाँ, कोर्ट रूम में देख के मंत्रमुग्ध हो जाता है माधव मिश्रा। जी, मेरा कहना यह था जैसे पहले सीज़न में एक अलग कहानी थी, दूसरे सीज़न में एक पति पत्नी के रिश्ते के बीच में दिखाया गया, एंड उसके बाद वाले में एक बाप और पिता पुत्र के बीच में किस तरह के रिश्ते थे। तो जब वो रिश्तों की कहानियाँ आप पढ़ते हैं तो आपका किस तरह से उन चीज़ों को लेकर पर्सनली क्या टेक ऑन होता है?
नहीं, कहानियाँ में तो वही कहानी तभी बनेंगी जब उसमें रिश्ते होंगे, और उस रिश्ते में थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी होती ही हैं। हर रिश्ते में ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा अच्छा ही होता है। जीवन है तो सब टाइप के अनुभव होंगे, तभी तो कहानी बनती है। जी। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और लड़की बोलते मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ, कहानी ख़त्म। हमारे टीचर बोलते थे कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, और लड़की ने आंखें नीची कर ली और नाखून से ज़मीन ऐसे करने लगी, ड्रामा शुरू। तो उसी में ड्रामा है। बताइए। रिश्तों की समझ को लेके कहानियों से। आई थिंक सिनेमा बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्ट फॉर्म है जहाँ पर आई थिंक स्पेसिफिकली ह्यूमन इमोशंस और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप से आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, और अगर सीख नहीं भी पाए तो डेफिनेटली ऑब्जर्व कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं सबके सबकॉन्शियस लेवल पर किरदार और कुछ कहानियाँ रह जाती है। अभी मेरी पिछले हफ्ते 2-3 दिन पहले मेरी एक एक्टर फ्रेंड है, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है कनी, जिन्होंने ऑल वी इमेजिन एज लाइट में काम किया था। शी वॉज टेलिंग मी अबाउट अ मलयालम फिल्म दैट शी हैड सीन एज अ किड, और वो उन्हें और उनके कज़न्स को कितना प्रभावित करता था। वो कैरेक्टर जो बच्चों की कोई फिल्म थी शायद, और वो कैसे जो भी कर रही थी पूरे फिल्म में। और इस टाइप के मेरे बहुत सारे कॉन्वर्जेशंस रहे हैं नॉन एक्टर्स और स्कूल के दोस्तों के साथ, मेरे कज़न्स के साथ। तो ये डेफिनेटली होता है दैट एज एन ऑडियंस आप हमेशा कुछ ना कुछ एक स्टाइल पकड़ते हैं, या फैशन पकड़ते हैं, या बोलने का तरीका, या आई थिंक पंकज जी के बोलने का और बात करने का तरीका तो बहुत फेमस है, हम हमेशा देखते हैं। बट ऑल्सो इंटेग्रिटी, ऑल्सो हैबिट्स, ऑल्सो एक सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन कि अच्छा ये तो मैंने देखा मेरे पड़ोस वाले भी ऐसे बात करते हैं, अच्छा मैंने मेरी मम्मी से बात किया था, इनको ऐसा फील हुआ था क्योंकि आपने एक फिल्म में क्लोजअप और बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ देख लिया, तो आपको फील हो जाता है कि अच्छा उन्हें ऐसा लगा होगा क्योंकि मैंने भी कुछ ऐसे ही बोला होगा। तो आई थिंक वो एक सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन तो रहता ही है एज एन एक्टर ऑफ कोर्स, क्योंकि आप वो जो राइटर्स ने लिखा है और जो ऑडियंस देखने वाली उसके बीच की कड़ी हम है। वी आर द मीडियम जिसके थ्रू वो इमोशंस आ रहे हैं ऑडियंस के पास। तो या बहुत बार ऐसा होता है कि जो आप प्ले कर रहे हैं उससे आप कुछ सीखते हैं या उससे कुछ समझते हैं। तो लेखा के भी जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स रहे हैं उससे भी कुछ ना कुछ सीखते हैं, हर किरदार से कुछ सीखते हैं। आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ द वर्क दैट वी डू। सुरभि, आई थिंक मेरी सबसे बड़ी टेक एक्चुअली हर मेरे काम से यही रही है कि फॉर सम वेरी स्ट्रेंज रीज़न ऐसा लगता है कि कुछ तो कनेक्शन है, जो काम आता है या जो काम करती हूँ या जो किरदार निभाती हूँ उसका एक बहुत ही स्ट्रेंज किस्म का मेरी रियल लाइफ से कनेक्ट बैठ जाता है, इन द सेंस ऑफ एवोल्यूशन, इन द सेंस ऑफ मेरे कुछ सवाल हैं वो मेरे किरदारों को प्ले करते हुए उनका जवाब मुझे मिलता है। आप जैसे जैसे लाइफ में इवॉल्व होते हैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक नज़रिया मिलता है, क्योंकि आप और उस नज़रिए की वजह से आई थिंक एक्सेप्टेंस मिलती है, क्योंकि आप इतने किरदार, आपके साथ भी किरदार हैं, आपके साथ को एक्टर्स कुछ अलग किरदार प्ले कर रहे हैं, तो उनके नज़रिए से एक अलग नज़रिया और आपके नज़रिए से एक अलग नज़रिया मिलने को मिलता है, जिसकी वजह से आई थिंक एक एक्सेप्टेंस टू अ लॉट ऑफ पीपल, टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल आ गई है कि कुछ सही कुछ गलत होता ही नहीं है यार। हम उसको जज करते हैं क्योंकि हमारा नज़रिया ऐसे छोटा होता है, लेकिन आप नज़रिए को जब एक्सपैंड करते हैं, चाहे वो किरदार हो चाहे वो सिचुएशंस हो, तो आई थिंक लाइफ में एक किस्म की एक्सेप्टेंस आ जाती है। तो माई बिगेस्ट टेक आई थिंक इज़ दैट, एंड माई ओन पर्सनल जर्नी, एक इंसान के तौर पे जो मेरी एक जर्नी है उसकी एवोल्यूशन भी मेरे लिए मेरे काम और ऐसा एंटेंगल्ड है, मुझे लगता है ऐसे यू नो किस फेज़ किस लाइफ के किस फेज़ में आप क्या काम कर रहे हैं वो बहुत माइन्यूटली ऐसे जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं, एंड इट बैफिल्स यू समटाइम्स कि अरे ये रोल मेरे पास आया है, ओ मज़ा, आई हैव टू डू दिस। तो ये ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ। जी। Strange. शो में तो हमने काफ़ी कानूनी दांव-पेच देखे हैं, और एज एन एक्टर आप लोग को एग्रीमेंट्स एंड बाकायदा वो सारी चीज़ों कानूनी चीज़ें थोड़ा बहुत तो रूबरू होना ही पड़ता है। तो कानूनी दांव-पेच से जुड़ा ही सवाल रहेगा कि लाइफ में सबसे मज़ेदार या कहें सबसे यादगार
कानूनी दांवपेच या कानूनी पेचीदगी से सामना कब करना पड़ा, दो चार कब होना पड़ा इसके एग्रीमेंट्स के अलावा? मुझे एक बार बेल लेने जाना पड़ा था किस कोर्ट मामले में सर? वो भी बहुत पहले गांव में गोपालगंज। क्या हुआ तो था? ऐसे ही किसी ने कुछ कोई पुलिस अधिकारी ने गांव के 7 लोगों पे केस कर दिया था। अच्छा। रैंडम नाम किसी से पूछ के, तो मैं था भी नहीं, मेरा भी नाम डाल दिए थे। और एक 80 साल के हमारे गांव के वृद्ध व्यक्ति का भी नाम था, मुखिया जी। तो वो अंदर गए, बोले कि वो जब नाम ये होगा तो जी हुजूर बोलना है। अच्छा। सबको हमारा वकील सिखाए थे। मैं बोला नहीं, मैं तो यस सर बोलूँगा। बोले बदतमीज आदमी, तुम्हारा बेल कैंसिल हो जाएगा, जी हुजूर ही बोलना। तो मैं उसमें गया था एक बार। तो मैंने पहली बार लाइफ में 10वीं क्लास में रहा होऊंगा, अदालत अंदर से देखा और मेरा सपना टूट गया। फिल्मों में जैसा दिखाते हैं वैसा था ही नहीं। तो वो कुछ अलग सा था। अब फिर सिनेमा में क्या है ना, ऑडियंस इतनी यूज टू हो गई है एक ऐसा प्रॉपर कोर्ट रूम देखने का। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे वैसा नहीं होता है। नहीं होता है, that's true. हाँ, फाइलों का अंबार रहता है, बहुत मिसमैनेजमेंट, मतलब कोरियोग्राफी वाइज और वो स्ट्रक्चर वाइज। तो मेरा वो था। जी, वैसे एक चीज़ और है, कोर्ट रूम और अदालती मामला आपको काफ़ी शूट भी करते आ रहे हैं। क्रिमिनल जस्टिस 4 सीजन हो गया, OMG 2 वो भी सुपर डुपर हिट। हाँ हाँ, तो ये कहा जा सकता है कि आपके लिए काफ़ी शूट किया है। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल। हाँ हाँ, अदालतें। OMG 2 में तो और मज़ेदार इसलिए था मेरे लिए क्योंकि वो वकील नहीं है। हाँ, वो एक साधारण भक्त है जो कि मजबूरी में वकील बन जाता है। कुछ नहीं समझ आता है, खड़े होके बोलिए, खड़े खड़े ये कुछ बोल देता है। बोला नहीं, सिर्फ बोलिए। जी। कानूनी दांव पे जैसे 2-4 नहीं, आई थिंक नो स्टोरी टॉप्स दिस कि ये उन्होंने बोला था जी हुजूर, उन्होंने बोला यस सर। मुझे मेरे सबसे आई थिंक मज़ेदार लीगल इंटरेक्शन जब मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं काम के, वहीं तक सीमित है। आई थिंक दे आर द मोस्ट फुलफिलिंग लीगल इंटरेक्शंस आई हैव। ज़रूरी नहीं कि मज़ेदार हो, कोई भी किसी भी तरीके। नहीं, बाकी तो ड्रामा के लिए तो वकील ही बन गई हूँ, तो फिर मज़ेदार ही रखते हैं। तो आई थिंक सबसे मज़ेदार तो वही है। आज कॉन्ट्रैक्ट लॉक हो गया। आई लव द साउंड ऑफ दैट। दैट्स ट्रू। सुरभि, मुझे एक्चुअली सोच के हंसी आ रही है। कुछ साल पहले किसी ने पंजाब में कोई बिना बात का एक्यूजेटरी केस कर दिया, अखबार में मेरा नाम छप गया। हाँ, मुझे एंटिसिपेटरी बेल लेके कैलिफोर्निया जाना। हाउ रैंडम। ओह माय गॉड, आपको बाद में बताऊंगी। तो मामला पेचीदा था, बट बिना बात के, ऑफ कोर्स पब्लिक फिगर हो तो एक वो भी एक वो डिसएडवांटेज होता है ना हम लोगों को। Absolutely. तो वो डिसएडवांटेज मैंने फेस किया था और मुझे एक्चुअली एंटिसिपेटरी बेल लेके फिर And मैं you went to चली गई California? थी। आई हैड टू लीव लाइक ओवरनाइट। जो टिकट जितने की मिली फ्लाइट पकड़ के, आई वाज देयर फॉर अबाउट 15-20 डेज कि मैं वहीं रहूंगी, जो बात करनी है अब यहाँ से करो। So random. आजकल एक वो भी है, मतलब अभिनेता और पॉपुलर होने के, कि कोई भी कहीं भी, हालांकि अब अदालतें पहले से बदली हैं, नए रूल्स आए हैं जिसमें किसी पे केस करने के पहले आप उस तक चिट्ठी पहुंचानी है कि फलाने व्यक्ति आप पे केस करना चाहते हैं, तो ये आप अपना कुछ जवाब देना चाहते हैं तो दीजिए। एक जो 3 नए कानून आए हैं ना अभी, उनमें से एक वो भी है अच्छा, कि सीधे केस रजिस्टर्ड नहीं होगा। एक चिट्ठी आएगी कि फलाना व्यक्ति आप पे ये करना चाहता है, तो आप अपना पक्ष रखिए। उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि ये केस वैलिड है या नहीं है। अच्छा, इसमें जिसमें दंड संहिता को न्याय संहिता चेंज किया गया। हाँ, जो 3 नए बने हैं। जी जी। मैंने देखा एक जगह आपका कैरेक्टर कहता है कि माधव मिश्रा से, इस बार पिछली बार की तरह उम्मीद मत कीजिएगा। तो इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल रहेगा, एज एन एक्टर अगर आप लोगों को क्या कुछ ऐसी दोबारा मौका मिलता है तो क्या कुछ ऐसी गलतियां भी रही जिन्हें दोहराना नहीं चाहेंगे? That's such an interesting question. इनफैक्ट ये पहली बार है जो मैं अपने किसी किरदार को दोबारा निभाने का मुझे मौका मिला। इसके पहले हमेशा मैं अपने प्रोजेक्ट्स के बाद ट्रैवल करने चली जाती हूँ टू लिटरली वॉश ऑफ द कैरेक्टर, बिकॉज वो एक तरीके से मेरे बॉडी में रह रहा है, वो कैरेक्टर रह रहा है।
बट आई थिंक जब क्रिमिनल जस्टिस सीज़न 3 ख़त्म हो रहा था तो मेरा ये एक आइडिया था कि दोबारा मुलाकात होगी लेखा से, जो हुई भी। तो आई डोंट नो, आई थिंक कोई ऐसा नहीं है कि पिछले बार कुछ रह गया था तो वो इस बार दिखाऊंगी, या बट आई थिंक चैलेंजिंग ये था कि उसी कैरेक्टर को कैरी फॉरवर्ड करना एज शी वॉज, एंड बट पता नहीं, आई थिंक पहली बार था तो आई थिंक उसका जज आप वो बेटर जज कर सकते हैं व्हेन यू मैं वॉच इट। एज एन एक्टर पूरे हाँ। एक्टिंग कैरियर की बात कर रहा हूँ, क्या कुछ Oh, ऐसी okay. गलतियाँ रही ओह जिन्हें लाइक दोहराना नहीं दैट, चाहेंगे? अच्छा, ओके ओके, सॉरी मैं सवाल समझी नहीं। जी। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक एज एन एक्टर कोशिश यही रही। आई थिंक कुछ देर पहले हम ईमान और इनाम की बात कर रहे थे, कोई इंटरव्यू ले रहे थे, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट इंटेग्रिटी एंड रिवॉर्ड, एंड आई हैव ऑलवेज ट्राइड फॉर इंटेग्रिटी इन माय वर्क, कि जब भी कोशिश यही किया है कि अच्छी कहानियाँ, अच्छे लोग, अच्छे किरदार के साथ जुड़ूं, क्योंकि जो भी देखे तो उन पे वो कहीं ना कहीं, एज आई सेड, यू नो, पीपल टेक सबकॉन्शियसली आर इम्पैक्टेड विद द कैरेक्टर्स दैट वी प्ले एंड द स्टोरीज दैट वी टेल। तो वो सॉफ्ट पावर का अवेयरनेस है जिस मीडियम में हम काम कर रहे हैं। तो कोशिश हमेशा ऑब्वियसली रही है टू मेक द राइट चॉइसेस, एंड रिग्रेट्स नन, एब्सोल्युटली नन। पंकज सर? नहीं, जीवन जैसा होना था वैसा ही होना था, तो और कोई रिग्रेट नहीं, वो सब सही था। जो गलतियाँ हुई वो होना ही था, उनको अभी आप जाके ठीक नहीं कर सकते। इससे बेहतर है कि उसको स्वीकार लीजिए कि वही सही था, वैसा ही होना था, आगे बढ़िए। जी। श्रुति? आई थिंक मैं बहुत फर्मली बिलीव करती हूँ इस चीज़ के लिए कि गलती या सही डिसीजन, आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, और कोई भी एक्सपीरियंस आपको नुकसान करा के नहीं जाता। या तो आपका प्रोफेशनल रिवॉर्ड होता है, नहीं तो पर्सनल रिवॉर्ड होता है, दोनों में से एक तो होता ही सीख है। ही होता है। सीख ही होता है, और सीख भी इसलिए होता है कि ये फैब्रिकेट किया गया, मैं फर्मली बिलीव करती हूँ, फैब्रिकेट किया गया होता है यूनिवर्स से कि आपको किस चीज़ की सीख चाहिए है। तो वो एक्सपीरियंस आपके लिए एक एक्सपीडियंट मीन्स आता है। एक्सपीडियंट मीन्स यू यूज इट एंड देन यू थ्रो इट। जब तक आपकी वो सीख नहीं मिलती ना, वो एक्सपीरियंस बदलेगा नहीं, वो दोबारा रिपीट होता जाएगा एज अ पैटर्न। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त वो डिसीजन मेरे लिए सही था, तो फिर वो इन हाइंडसाइट गलती कैसे हुई? सिर्फ एक, आई थिंक इट्स अब्जॉर्बिंग एन एक्सपीरियंस, एंड उसमें से जो आपको सीख मिलनी थी या तो आपने ले ली, या तो वो दोबारा होगा तब लेंगे, इस उम्मीद में रहेंगे नए सीजन तो एग्जैक्टली तो कोई गलती, कोई रिग्रेट कुछ भी नहीं है, जो है सब सीख के लिए है। एज एन एक्टर आप लोग की लाइफ में, सिर्फ एक्टर नहीं, हर किसी के लाइफ में सफलताएं असफलताएं दोनों आती रहती हैं। कई बार कहा जाता है कि सफलताओं का जो जज्बा होता है, जो कहते हैं सर चढ़ती हैं, वो कहीं ज़्यादा चढ़ती हैं सफलताओं से। बट मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, किससे डील करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, सफलताओं से या असफलताओं से? सफलता से डील करने वाला मुश्किल है। और क्या चैलेंजेस आते हैं? हाँ, क्योंकि उस पर किताब नहीं मिलती है। हाउ टू हैंडल सक्सेस पे कोई बुक नहीं है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। हाउ टू हैंडल फेलियर आप टाइप कर लो, आपके पोर्टल पे ही 2000 लेख मिल जाएंगे, लेकिन हाउ टू हैंडल सक्सेस इस पर कोई नहीं लिखता, क्योंकि उसके पाठक कम है, 1% लोग हैं, और वो 1% नहीं पढ़ते हैं, कि उन्हें लगता है मैं लाइफ में एकदम करेक्ट हूँ तभी तो सक्सेसफुल हूँ। तो मुझे कोई बुक, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। जब उनको झटका लगता है तब फिर वो स्पिरिचुअल शरण में जाते हैं, आगे चल के किस कहीं पे जाते हैं। तो बस। सर आपका मंत्र क्या रहा है इससे डील करने का? किसका? आपका? मैं सीख रहा हूँ। मंत्रा है ही नहीं अभी, मंत्रा कहाँ से होगा? लाइफ तो रोज एक्सप्लोर करना है, सीखना है। कितनी अच्छी अच्छी बातें अभी ये दोनों कह रही थी, मैं सुन रहा था और समझ रहा था एक्सपीरियंस जीवन को लेके, और फिर मैं सोच भी रहा था कि शायद एक्टर होने के नाते हम ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि हम अपना जीवन तो जीते ही हैं, उसके साथ साथ 20-25 और लाइफ जीते हैं किरदारों के। तो हम अपने उनकी भी प्रॉब्लम्स, उनके कॉन्फ्लिक्ट, उनकी चुनौतियाँ, ये सब देखते हैं। तो एक एवरेज ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा अनुभव लाइफ का हमारे पास होने लगता है।
तो ज़्यादा अनुभव होगा तो दोनों चीज़ें होंगी, या तो आप अनुभवी ज़्यादा हो रहे हैं, साथ साथ आपके पास इमोशनल बैगेज भी बढ़ रहे हैं। अगर उसको डिटॉक्स करना और फ्री करना नहीं मालूम है तो कई सूचनाएं, कई इन्फॉर्मेशन, कई इमोशंस बहुत मुश्किल भी होते हैं। तो हमारा इंटरेस्टिंग काम है यार अभिनेता का। शायद आपके लिए आई थिंक फेलियर आपको सक्सेस के लिए कभी रेडी नहीं करता, सक्सेस से डिटैच कर देता है। एंड डेफिनेटली सक्सेस इज़ हार्डर टू लिव, नॉट जस्ट फॉर यू बट आई थिंक आपके आसपास के लोगों के साथ भी, क्योंकि जब यू हैव अ बैड डे बहुत लोग आएंगे कंधा देने आपको, आपको बोलेंगे इट्स ओके, आज ये असफलता हुई है, अच्छा नहीं हुआ, और रो लो। एंड दे आर ऑल जेन्युइन, ऐसा नहीं है कि वो जेन्युइन नहीं है, वो डेफिनेटली आपके लिए दुखी है, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग आपको कंग्रेचुलेट करेंगे व्हेन यू आर सक्सेसफुल। योर cheer leaders are actually less in number, and I think that is something that was very surprising for me in the last few years, कि आपके actually सक्सेसफुल होने के आसपास के जो environment है उसे हैंडल करना इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ऑल्सो इट्स सो हेडी ना, मतलब आपके सडनली फॉलोअर्स बढ़ गए हैं, इट्स रिवॉर्डिंग, देयर इज मोर वर्क कमिंग इन, देयर इज लेस टाइम फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो ऑल्सो एज एन इंडिविजुअल टू लर्न दैट बैलेंस, अगेन आई थिंक सब योगी है एक तरीके से, दैट यू नीड टू जस्ट बैलेंस it all out, but also how people and you can tell, I think we can always tell कि कौन आपको genuinely compliment कर रहा है या नहीं कर रहा है, या मन से मिलने आया है, actually admire करता है नहीं करता है, actually आपके success के लिए खुश है या नहीं है। So I think वो चीज़ only when you are at a certain whatever position, कोई comparison नहीं है, at whatever position when you have succeeded a little bit, it becomes very, वो 3D हो जाता है almost, दिखने लगता है। जी सुरभि, मैं एक्चुअली अभी सोच रही थी, मैं इतनी लॉस्ट हो गई आप लोगों की बातों में। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है ऑफ कोर्स जो भी पंकज जी और श्वेता ने बातें बोली वो एब्सोल्युटली बैंग ऑन है, एकदम सही बोली है। बट मुझे ऐसा भी लगता है कि कहते हैं ना लाइफ में, अरे आपको सब कुछ मिल जाएगा, तो व्हाट विल यू लुक फॉरवर्ड टू, राइट? व्हाट इज़ देयर टू लुक फॉरवर्ड टू? और ये खाली फिलोसॉफिकल बात नहीं है, एक्चुअली सोचने की बात है। आपके पास सब कुछ है, व्हाट डू यू वेक अप विथ? आप जब सुबह उठते हैं देन व्हाट इज़ इट दैट यू आर वेकिंग अप विथ? एंड आई एम नॉट सेइंग कि फेलियर आपका एक्चुअली किसी सेंस में आपका बेस्ट फ्रेंड है। तो सक्सेस के बाद क्या है? सक्सेस के बाद और सक्सेस है, फिर और सक्सेस है, वो ही है। और फिर एक दिन जब, या अगर कभी वो फेलियर मोमेंट आया तो आपके पास कोई प्रेपरेशन है नहीं उसको डील करने के लिए। लेकिन फेलियर के बाद मुझे लगता है, और ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से भी मैं बोलूँगी कि मुझे एक्चुअली थोड़ा आई फेल्ट अ लॉट ऑफ विगर इनसाइड मी आफ्टर फेलियर। मुझे लगता है यार मेरे पास, मुझे वहाँ तक पहुँचना है। वो जो एक एनर्जी और एक ड्राइव होती है वो फेलियर के बाद अलग लगती है, जो सक्सेस के बाद ऐसे सब, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। सक्सेस वैसे बोरिंग है बहुत हाँ, मतलब किसी सेंस में है वो। हाँ, और मायने भी अलग अलग हैं। मैं वही बोलने वाली थी, एक्चुअली द Relative पैरामीटर्स है, ऑफ yeah. सक्सेस इज आल्सो भूखा वेरी व्यक्ति के लिए सब्जेक्टिव। भोजन मिलना ही सक्सेस है। करेक्ट, बहुत एब्सोल्युटली। मतलब वो आई थिंक इट्स नॉट मनी, इट कुड बी सक्सेस इन एनीथिंग। कोई Anything. हेल्थ के लिए सक्सेस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है, कोई किसी चीज़ को अचीव करने के लिए हो सकता है। दैनिक Parameters जागरण अलग के पाठकों का जीवन बदल देंगे आज हम। बिल्कुल वो भी समृद्ध होंगे आपकी हाँ, बातें क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4 देखिए 29 तारीख को। लगे हम लोग एक काम की बात सिर्फ इतनी है, बाकी सब इधर उधर की बातें हैं। स्पिरिचुअल टॉक शो। जी, क्रिमिनल जस्टिस पे आते हैं। अगर ओरिजिनल शो की बात करें, क्रिमिनल जस्टिस जो था वो 2 सीजन में था, बट एप्लॉज ने जब ये शो बनाया और आज चौथा सीजन आने को है, तो ओरिजिनल के बाद जब कहानी यहाँ 2 सीजन और बढ़ चुकी है, वो तो सिर्फ 2 सीजन था, तो आपकी क्या कुछ निर्माताओं से बात हुई, क्या कुछ बातचीत हुई कि जब इसको आगे बढ़ा रहे? जी, तो जब
क्या कुछ बातचीत हुई जब इसको 2 सीज़न तो ओरिजिनल था ही, जब उसके बाद 2 सीज़न और आगे बढ़ाया जाता है और मेरे ख्याल से और ज़्यादा आगे बढ़े, क्योंकि कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हर सीज़न पे लोगों का सीज़न दर सीज़न ये ऑडियंस को खींचता ही आया है। बट आपकी क्या कुछ बातचीत रही? नहीं, ये अच्छा शो था और ये हॉटस्टार ओरिजिनल का पहला शो था। सीजन 1 जो शुरू हुआ था तो सीरीज आने नहीं तो उसके पहले मैच आते थे, खेल था। जी जी। तो ये पहला था क्रिमिनल जस्टिस, इससे हॉटस्टार पे ओरिजिनल्स इंडिया में आने शुरू हुए थे। और अच्छा है कि अब हम 2 कदम आगे निकल चुके हैं। अच्छी कहानियाँ अगर आती हैं फ्यूचर में तो हो सकता है और बने, इंटरेस्टिंग कहानी हो तो। जी। बट इससे पहले जब आप ये इसमें एडवोकेट की कैरेक्टर प्ले किए, इससे पहले अगर फिल्मों के एडवोकेट की बात करें तो हमें तारीख पे तारीफ या फिर वो बिल्कुल फिल्मी एडवोकेट्स वही याद आते थे। इसमें जब आपके इस तरह के एडवोकेट, एक सिंपल एडवोकेट जो अपना घर का काम भी करता है, पारिवारिक ज़िंदगी से भी जूझ रहा है और बीच बीच में वो हंसता मुस्कुराता है, एक आम आदमी वाला एडवोकेट बिल्कुल, जो अपने संघर्ष भी है उसके, तो कैसे आपके लिए क्या कुछ अप्रोच रहा जब पहली बार इस तरह के कैरेक्टर के लिए आपको अप्रोच किया गया? नहीं, कोई नहीं, मुझे मालूम चला कि ये एफिडेविट कराने वाला वकील है, छोटा मोटा इधर उधर करता है, डांस बार की लड़कियों को लिए थाने में जाता है। सीजन 1 में देखेंगे पहले में, तो वो रिलेटेबिलिटी थी। मैं एक्टिंग का माधव मिश्रा था, कहीं एक सीन आधा सीन कर लिए, रोज़ ऑडिशन दे रहे हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा है, तो वैसा ही था। तो मेरे लिए बड़ा रिलेट करने वाला था कि हाँ भैया, ये माधव मिश्रा वकालत लाइन के मैं हूँ। बट रोचक बन गया, चल गया, लोगों को पसंद आने लगा, तो कहानी चल रही है। जब तक अच्छी कहानी आएगी चलते रहेगी। जहाँ से मैंने शुरू किया था एक वहीं से लास्ट करते हैं, क्योंकि आपकी टीम की तरफ से कहा जा रहा है समय की पाबंदियाँ बताई जा रही है। नहीं, ये सच है, बताई नहीं जा रही है। एक्टर और वकील की ज़िंदगी में आप लोग क्या सिमिलरिटीज़ देखते हो? हाँ, दोनों रोज़ नई नई कहानियों से, किरदारों से मिलते हैं। मैं सहमत हूँ इनके जवाब से। सेम, आपने भी कुछ ऐसे ही डिस्क्राइब किया था जी। इंट्रो में। हाँ, क्योंकि वो कोर्ट रूम में तो एक्टिंग कर ही रहा है ना, एक कहानी नरेट कर रहा है और वो चाहता है नरेट करते हुए उसमें इमोशन इतना ऐड कर दूं कि जज साहब पे इसका प्रभाव भी पड़े। तो वो, लेकिन उसको पता है कि वो वकील हैं, एक सर्टन एक ही यूनिफॉर्म में, हमारा यूनिफॉर्म बदलते रहता है, जिस रोल में है वैसा यूनिफॉर्म मिल गया हमें। सो थैंक यू सो मच क्रिमिनल जस्टिस की टीम। आई होप लोग इसे पहले के सीजन से ज़्यादा देखें और प्यार दें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू धन्यवाद रुपेश। रुपेश जी, आप